जो लोग आज कहते हैं कि हम भी अलीगढ़ के साथ हैं, तो पूछो ऐसे लोगों से कि कल वहां पर आदिवासियों को बसाकर खाना पीना कौन पहुंचा रहा था? अलीगढ़ यहां नहीं बने, कोशिश कौन कर रहा था? एनजीटी में मामला किसने उलझाया? कोर्ट में मामला किसने उलझाया? और अफसोस है कि असेंबली का घेराव किशनगंज के लोगों ने जाके किया है। पहचानो कौन था उनके पीछे। 1-2 रुपए से किशनगंज में नहीं होता है। कोर्ट में केस किया, किसने किया, किसने पैसा दिया? ऐसी ताकतों को पहचानो। दोस्त और दुश्मन को नहीं पहचानोगे और टमाटर ही को सेब समझोगे तो बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा मुश्किल होगा। मुझे तो बड़ा सदमा हुआ देख करके। एक नौजवान तो यहां तक भी बोल गया कि बीजेपी के लोग भी अगर हमको साथ देंगे, बीजेपी के लोग तुमको साथ देंगे। किस ख्वाबो ख्याल की दुनिया में तुम बस रहे हो? गुजरात की गर्दन काटी हुई गर्दन, बाबरी मस्जिद का इन्हदाम तुमको नजर नहीं आ रहा है? चीखती चिल्लाती बहनों की लाशें तुमको नजर नहीं आ रही हैं? दाढ़ी और टोपी में मरोड़े जा रही हैं गर्दन, ये तुमको नजर नहीं आ रही हैं? और तुमको देगा। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। इन दिनों एएमयू सेंटर किशनगंज को लेकर गहमा गहमी का माहौल है। लगातार सोशल मीडिया के ज़रिए आवाज़ें बुलंद की जा रही है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि एएमयू सेंटर के जो मसाइल हैं वो हल कराए जाएँ। मामला सिर्फ़ और सिर्फ एएमयू फंड का नहीं है, बल्कि मामला एनजीटी का है, मामला एनएमसीजी का है, मामला वहाँ के जो पोस्ट हैं उनके सेंशन का है, मामला एक कोर्स एमबीए जो माफ़ कीजिएगा बीएड का जो बंद हो चुका है उसका है, मामला कंस्ट्रक्शन का है। ये वो सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के लगातार सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है और लगातार ये आवाज़ युवाओं के ज़रिए बुलंद की जा रही है। दरअसल इस वक्त हम आपको मिलाने जा रहे हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्टेट प्रेसिडेंट और अमूर के विधायक जनाब अख्तरुल ईमान साहब से। और ये तमाम तर जो उलझे हुए सवालात हैं, इनके जवाब, सुलझे हुए जवाब के लिए हम आइए आपको रूबरू कराते हैं जनाब अख्तरुल ईमान साहब से। और लगातार सोशल मीडिया में चर्चाएं हो रही है कि अख्तर साहब इन मुद्दों को लेकर अब तक मौन क्यों हैं? ये निहाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दरअसल मौन मैं नहीं था जी। पूछने वाले ने सवाल किया तो जवाब दिया है, किसी ने पूछा भी नहीं, उस लायक समझा भी नहीं तो मैंने जवाब भी नहीं दिया। आपने कई बार लगातार पिछले 8-10 दिनों से आपकी कोशिश थी, तो मैं चूँकि पटने में था तो पटना से आया तो आपको याद किया हूँ, आप आए हैं, शुक्रिया। देखिए मैंने भी देखा, आपके माध्यम से हम आपको मुबारकबाद देते हैं, बल्कि उन तमाम तर नौजवानों को मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने सीमांचल की एक देरीना आरज़ू और इस इलाके की पसमानदगी, तालीमी पसमानदगी को हल करने के लिए एक बहुत बड़ी सबील जो एएमयू सेंटर किशनगंज है उसको आमली जामा पहनाने की तरफ पेशरफ की है। वो सारे नौजवान जिन्होंने आपको याद दिलाया, जिन्होंने सोशल मीडिया में इस बात को छेड़ी है, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जहाँ तक मामला है, आपको मालूम होगा कि यूपीए 1 की हुकूमत ने एक बीजेपी से हुकूमत हासिल की थी और अक़लियतों का बड़ा रोल था। गुजरात के दंगाइयों के सदक़े में कांग्रेस को जगह मिली थी और गुजरात के खून के बदले में जो तख्त मिली, और उस वक्त मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी को थोड़ा एहसास हुआ कि अक़लियतों ने हमारा बड़ा साथ दिया है। चुनांचे उस वक्त अक़लियतों के ताल्लुक़ से, मुल्क के मुस्लिम अक़लियत के ताल्लुक़ से बहुत सारी भड़म थी। बाज़ाब्ता तो बड़ा सर्वे हुआ, एक हुआ सचर कमेटी और एक रघुनाथ मिश्रा कमीशन। दोनों की रिपोर्ट मुश्तरका तौर पर यह आई कि मुल्क में वो मुस्लिम अक़लियत जिसकी कभी इस मुल्क में हुक्मरानी थी और जो तख्त ताज का फ़ैसला करते थे इस मुल्क में अदल की, तरक्की की, है ना, जिस मुस्लिम हुक्मरानों ने अफ़गानिस्तान से लेकर शिमाल की हिमालय के गोद तक, बर्मा तक टुकड़े टुकड़े में बटे हुए भारत को एक महान भारत बनाने का काम किया, उन मुसलमानों की हालत आज बड़ी बदतर है। चुनांचे इन दोनों कमीशन की रिपोर्ट में ये दिखा कि मुसलमानों की तालीमी हालत सबसे बदतर है, बल्कि SC/ST के लेवल में हो गया है। इनकी आबादी मुल्कगीर सतह पर 15% है, लेकिन सरकारी आला मुलाजिमतों में 3%, 4%, बहुत सारे महकमे हैं जहाँ नहीं हैं। बिहार में उसकी आबादी 17% है, मुलाजिमत में उसका 6-7% से आगे का हिस्सा नहीं है। महाराष्ट्र में उसकी आबादी 10 से 12% है, लेकिन जेल में 32% लोग उसके बंद हैं। आसाम में 35% इसकी आबादी है, लेकिन जेल में वहाँ पर 60% लोग इनके बंद हैं और उनके सरकारी नौकरी में इनकी हालत अच्छी नहीं है। तो उसको एक हया आई
और उसके नतीजे में कि मुसलमानों के लिए तो इक़्तिसादी सूरत हाल कैसी हो, सियासती सूरत हाल कैसी हो, डी रिज़र्व किया जाए MLAs के MP के सीटों को ताकि उसकी नुमाइंदगी बढ़े। पार्लियामेंट में उसकी लगभग 80 नुमाइंदगी होनी थी, घटकर 20-22 हो गई है, तो वो काम नहीं हुआ। इक़्तिसादी कोई पॉलिसी नहीं बन पाई। MSDP का प्रोग्राम बना जो अमली जामा नहीं पहनाया जा सका मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट का। तो उस वक्त जनाब अशरफ अली फ़ातमी साहब, उनके निगरानी में एक कमेटी बनी जो फ़ातमी कमेटी, जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन और सचर कमेटी की रिपोर्ट के तनाजुर में मुसलमानों के तालीमी बेहतरी के लिए कुछ काम करे। चुनांचे 5 जगहों को निशानदेही की गई, महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश को, बिहार को और वेस्ट बंगाल को और केरल को। केरल के चूँकि PK अब्दुल अजीज़ साहब वाइस चांसलर थे, उन्होंने उसको अमली जामा पहनाया। और वहाँ प्रणब मुखर्जी साहब प्रेसिडेंट थे, तो उन्हें मुस्लिम वोट लेने थे अपने बेटे के लिए, तो उन्होंने भी वहाँ पर पेशरफ्त कराई। लेकिन ये हुआ कि ज़मीन की फराहमी के ताल्लुक से बिहार की गवर्नमेंट को लिखा गया तो 4 जगह ख़त लिखे गए, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज के DM ने। तो सबसे पहले कटिहार में वो हुआ मामला, लेकिन कटिहार में उस वक्त चूँकि BJP का लीडर को इलेक्शन लड़ना था और यहाँ से जदयू चाह रही थी कि हमारा आदमी इलेक्शन लड़े। तो जब झमेला हुआ कटिहार में, वहाँ पर संघ के लोगों ने उसकी मुखालिफत की, तो उस वक्त किशनगंज में फ़िराक साहब थे, तो उन्होंने कोशिश की कि ज़मीन दिलवाया जाए तो यहाँ पर ताकि जदयू को फ़ायदा पहुँचे। लेकिन हुआ ये कि नीयत सही नहीं थी। आपको जानना पड़ेगा कि यह मामला 2006-07 में आ गई थी रिपोर्ट, और जब ख़त लिखा गया और बिहार की हुकूमत ज़मीन नहीं दे रही थी, मैं उस वक्त MLA था और मैंने असम्बली में बार बार बात उठाई। मौलाना मरहूम ने भी पार्लियामेंट में बात उठाई होगी, 2009 के बाद ही उनका मामला हुआ ना, और मैंने बार बार बात उठाई, नहीं हुआ। 3 बार मैंने हाउस का बाइकआउट करवाया, एजुकेशन मिनिस्टर का बाइकआउट करवाया। मामला ये था कि रमी राम साहब थे रेवेन्यू मिनिस्टर, मैंने उनका बाइकआउट कराने के लिए मैं उस वक्त राजद में था। जब मैंने वो तहरीक चलाई तो हमारे राजद के लोग कहने लगे कि साहब ये तो रेवेन्यू के मिनिस्टर हैं, एजुकेशन का मामला है। मैंने कहा ज़मीन इसी को देना है और सरकार वादा करके ज़मीन नहीं दे रही है, तो उन्हें बाइकआउट करवाया। मैं उस मामले को लेकर मैं लोगों के दरमियान में आया, और आपको पता होगा कि 2009 में ही अगस्त की चिलचिलाती धूप में भाई गुलाम साहिद साहब की बड़ी मेहरबानी थी, उन्होंने बड़ा रोल अदा किया इस मामले में। अली रज़ा सिद्दीकी थे, हमारे डॉक्टर साहब थे, हमारे रानी वाले ज़रीफ़ साहब, और वहाँ से बिरादरी लोग बाद को शामिल हुए थे। उसी रहमान साहब ये लोग तो 11 में शामिल हुए, उससे पहले की टीम में ये लोग नहीं थे, बाद में लोग शामिल हुए। उस वक्त गुलाम साहिद साहब भी बढ़ चढ़ कर काम कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि 11-12 हज़ार बच्चों को हम लोग ने सड़क पर उतारा, है ना, 2010 या 11 में। और उस वक्त मौलाना MP बन गए थे बेचारे, मौलाना पूर्णिया में थे, उनको शामिल होने की हम लोग दावत दिए तो वो बेचारे कलकत्ते में कोई काम था वो चले गए। नतीजा ये हुआ कि एक तहरीक उठी। मैं दिल्ली गया तो दिल्ली में लोगों ने पूछा कि क्या क्या मामला हो रहा है, तो जो लोग बाद को अलीगढ़ की तहरीक के लिए बड़े एक्टिव हुए दिल्ली में, शायद उनको भी शायद इन्फॉर्मेशन इसी हकीर की जानिब से मिला। जामिया के इंजीनियरिंग हॉल में जलसा हुआ और मैंने सारी रिपोर्ट बताई। लेकिन बिहार की सरकार ने यह किया कि बिहार की सरकार की नीयत ठीक नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि उसको चाहिए था 300 एकड़ ज़मीन, और नतीजा इन लोगों ने 100 एकड़ ज़मीन दिया, और 100 एकड़ ज़मीन दिया तो वो भी टुकड़े टुकड़े में। जब कहा गया कि नहीं भाई आप 300 एकड़ दीजिए, तो 3 टुकड़े में कर दिया। इनको देने की नीयत नहीं थी, ये चाहते थे कि लोगों को ये भरम भी जाए कि हमने ज़मीन दे दिया है और काम भी नहीं हो सके, क्योंकि BJP के दबाव में इन लोगों की हुकूमत थी। और हमने कोशिश की थी उस वक्त, जो शायद यहाँ के लोग गवाह होंगे। बहरहाल जो दोस्त लोग हमारे अभी बयान वगैरह आपका देख रहे हैं, सभी लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। फिर एक क़यादत उभरी, मौलाना मरहूम इंतकाल कर गया, अल्लाह गरीक़ रहमत करे, गोया ज़बरदस्ती हम लोग पकड़ के लाए उसको बेचारे को इस मामले में, और उनकी सरपरस्ती में हम लोगों ने तहरीक चलाई। सारे लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं जिन लोगों ने इस तहरीक का साथ दिया। लेकिन मैं आपको बैन तौर पर कह दूँ कि आज बहुत सारे लोग जो हल्दी लगाकर बावर्ची कहलाने के आदी हो गए हैं और उंगली कटाकर शहीद होने का जज्बा रखते हैं, अल्लाह करे अच्छी सोच उनकी हो, लेकिन याद होगा कि उस वक्त के सत्ता के दल्लालों ने जब ज़मीन 3 टुकड़े में दी जा रही थी तो उनके मुंह में आवाज़ नहीं थी। जब हम लोग किशनगंज में तहरीक चला रहे थे तो जाके मुंडी घुसा दिया और कहा कि साहब हम लोग भी इस तहरीक में शामिल हैं। कहा कि भाई ज़रा दोगलापनी छोड़ो, एक तो कह रहे हो कि ज़मीन मिल गई है, बयान दे रहे हो कि सरकार ने ज़मीन दे दी है, तो फिर जब तहरीक चला रहे हैं तो इसमें क्यों आया हो? तो सर झुका के लोग निकल गए थे। ज़मीन नहीं दी गई, और मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद पहली तहरीक थी जो पूरे सूबे के लोग जो इल्म दोस्त अहबाब थे वो मिलकर आए थे, और नतीजा ये हुआ कि गोया सीमांचल के घर घर से लोग गए, हिंदू मुस्लिम सब लोग गए, और एक तहरीक उठी और 12 अक्टूबर को तारीख़ी धरना हुआ।
जिस तारीख़ी धरने ने सिर्फ बिहार नहीं बल्कि दिल्ली तक को में ज़लज़ला बर्पा किया, और वो काम जो 3 साल से पिछले दिनों में पेंडिंग में था वो 3 महीने से कम की मुद्दत में हुआ। अख्तर भाई वही चीज़ वही चीज़ समझना चाहता हूँ कि जो तहरीक आपने चलाई थी, जी जी, जो तहरीक उस वक्त उठी थी, ऐसी तहरीक की ज़रूरत आज भी है, फिर आज नज़र नहीं आ रहा। हाँ, नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़मीन की फराहमी हो गई, उसी महीने के लास्ट दिसंबर में हो गई 2011 में। 12 में किसकी हुकूमत थी दिल्ली में? कांग्रेस की थी। 13 में किसकी हुकूमत थी? कांग्रेस की, यूपीए की हुकूमत थी। तो नीयत उनकी भी साले नहीं थी। वो तो बेचारे पीके अब्दुल अजीज़ साहब ने अपना हिकमत से अपना काम वहाँ पर करा लिया। उनकी नीयत ठीक होती तो पैसे मिल गए होते। 2 फाइनेंशियल ईयर आपके पास जाता है, बल्कि 2014 में अप्रैल में इलेक्शन हो रहा है। अगर नीयत सही होती तो उस वक्त भी पैसे मिल गए होते। लेकिन इस इलाके की मुस्लिम अक़लियत के साथ सब ने छल किया है, सब ने लॉलीपॉप दिखाया है। नतीजा ये हुआ नहीं हुआ। उसके बाद 2014 में आकर के हुकूमत बदल गई। हुकूमत बदल गई तो वही दुश्मन लोग, जो लोग किशनगंज में अलीगढ़ की ज़मीन पर हमारे दलित भाइयों को बसा दिया, किशनगंज के ही वो लोग जो लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ के अक़लियत के लोग पढ़ सकें, जो लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी कायम हो जाए। अगर यूनिवर्सिटी कायम हो जाएगी तो फिर मेडिकल भी कॉलेज भी कायम हो जाएगा। तो नतीजा ये होगा कि बहुत सारे लोग के कारोबार को धक्का पहुँचेगा। एक मखसूस तबके ने मुखालिफत की। आज हम नौजवानों को अपना कहेंगे, मुबारकबाद देते हैं कि आप तहरीक चला भी रहे हो, लेकिन आपको हम होशियार भी करना चाहते हैं कि बुलंदियों पे बुलंदी पर चढ़ने वाला अगर फिसलता है तो बड़ी खाई में गिर जाता है। और मुझे तो बड़ा सदमा हुआ देख करके, एक नौजवान तो यहाँ तक भी बोल गया कि बीजेपी के लोग भी अगर हमको साथ देंगे, बीजेपी के लोग तुमको साथ देंगे। किस ख्वाबो ख्याल की दुनिया में तुम फंस रहे हो? गुजरात की गर्दन काटी हुई गर्दन, बाबरी मस्जिद का इन्हिदाम तुमको नजर नहीं आ रहा है? चीखती चिल्लाती बहनों की लाशें तुमको नजर नहीं आ रही हैं? दाढ़ी और टोपी में मड़ोड़े जा रही हैं गर्दनें, ये तुमको नजर नहीं आ रही हैं? और तुमको देगा? अरे तुमको तो शरबत में जहर मिला के पिला रहा है। माओं की इज्जत लूटता है, बहनों की इज्जत लूटता है, और तुम्हारे गर्दन पर ज़रा सा हार रख देता है तो तुम समझो मेरी बड़ी इज्जत कर रही है। ये लोगों को समझने की ज़रूरत है। एक बात आपने कही अख्तर भाई कि अगर यूनिवर्सिटी अगर अपने इसमें वजूद में आएगा तो जाहिर है यहाँ पर मेडिकल सेटअप भी बैठेगा, और मेडिकल सेटअप बैठेगा तो कहीं ना कहीं जो मौजूदा जिनका नहीं वो वही एक सिर्फ मेडिकल वाले का ही नहीं है। इस इलाके में जो लोग इक़्तिसादी तौर पर हमको लूट रहे हैं, जो लोग हमारी नाखानदगी की वजह से हमको लूट रहे हैं, वो सारे लोग ये समझ रहे हैं कि अलीगढ़ एक तहरीक है, अलीगढ़ एक तहजीब है। सर सैयद के रूह को अल्लाह गरीक़ रहमत करे कि अलीगढ़ सिर्फ एक तालीमी अदारा नहीं है, एक तहरीक है, एक तहजीब है, एक तंजीम है ना, और ये क़ुव्वत है। तो समझ रहा है कि ये आ जाने से दूसरी यूनिवर्सिटी बनेगी तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज ये लोग आ जाए ना तो आज अलीगढ़ के दुश्मन क्यों खड़े हो गए? और हमारे दुश्मनों के बहुत सारे लोग तलवार चाट रहे हैं, ऐसे दुश्मनों को। तो ऐसे लोगों को होशियार होना चाहिए। आपको मैं बता दूं, हम लोगों ने जो कोशिश है उसके लिए की है। कि आपको पता नहीं है कि उस वक्त जो किशनगंज एजुकेशन मूवमेंट के हमारे सारे जिम्मेदार लोग थे, मिलकर हम लोग गए थे। तनवीर साहब थे, गुलाम गौस साहब थे जिसको मैंने जोड़ा था, है ना, सब लोगों को हम लोग लेकर के गए थे उस वक्त प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, मौलाना मरहूम की क़यादत में। और जानते हैं कपिल सिब्बल साहब वज़ीर तालीम थे। याद होगा जो लोग गए हैं, कपिल सिब्बल साहब ने ठीक मुझसे बात नहीं किया हम लोगों से, जबकि एमपी की क़यादत में हम लोग गए। इन लोगों की नीयत सही नहीं थी, इन लोगों ने पैसा नहीं दिया। और आज के जब डबल इंजन की सरकार हो गई है तो मैं सत्ता के बहुत करीब तरीन लोगों को, जो लोग झांकने को कहते हैं कि हम सैर करके आ गए आसमान की, उन लोगों से कहना चाहते हैं कि दोनों जगह तो हुकूमत है, क्यों नहीं बन पाई? मैं तो एमएलए रहा तब भी, एमएलए नहीं रहा तब भी, एमएलए नहीं रहा तब भी, जिन दिनों में मैं हारा हुआ था उस दिनों में मैं गया हूँ मैं पार्लियामेंट में जाकर के जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ उनको जाकर के इसका मेमोरेंडम हम लोगों ने दिया है ना। हम लोग उसकी याददानी जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ मंचों पे और पार्लियामेंट के अंदर में भी बात उठाई है। हम लोग ने जीतने के बाद भी, जहाँ हाउस में पिछले दिनों में जब मैं ज़मीन की फराहमी के ताल्लुक से था, हाउस में हंगामा मेरा जारी था, ज़मीन पे काम भी हम लोगों ने किया, या गवाह होंगे या क्या लोग। और अभी मैं आपको बता दूं कि अभी वज़ीर आला से हम लोग मिले, वज़ीर आला से मिले पिछले अगले इसमें, और जाकर के उनसे बताया कि जनाब आली, आप बिहार में इंसाफ के साथ तरक्की का दावा करते हैं, तो आप दूसरी जगह बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ज़मीन दे रहे हैं, ज़मीन जितनी मांगी जा रही है उससे ज़्यादा ज़मीन दे रहे हैं। आप फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी को कायम कर रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। लेकिन सीमांचल का इलाका पसमानदा है और वहाँ ज़मीन नहीं है। वो एनजीटी में पहले मामला फंसा, अब एनएमसीजी में मामला फंसा, है ना। दोनों जगह सरकार को जाना चाहिए, पैरवी करनी चाहिए। हमने गुजारिश की है कि आप कहिए। हम लोग इस दरमियान में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी गए, वाइस चांसलर के यहाँ भी मेमोरेंडम दे के आए। हम लोग इस मामले में बैठने वाले नहीं हैं।
हमारे कुछ नौजवान उठ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, काम आगे बढ़ना चाहिए, कोई भी करे। मेरी माँ बीमार है, दवा दुश्मन मिला दे तो लेना चाहिए, लेकिन माँ को जिसने जहर दिया है उसके हाथों की दवा पर कभी यकीन नहीं हो सकता। लेकिन अवाम की तरफ से एक बात चल रही है कि जब चुनाव के टाइम आते तो सारे नेता दावा करते, चाहे किसी भी पार्टी के हो, जदयू के हो, एमआईएम के, कांग्रेस के, राजद के, एएमयू का मसला उठाते हैं। और ये इल्जाम है कि ओवैसी साहब ने भी एएमयू के मसले को विधानसभा चुनाव में उठाए थे। आपको पता होना चाहिए कि अवैसी साहब ने अगर चुनाव में उठाए थे तो अवैसी साहब ने पूरी जिम्मेदारी का दी कि पार्लियामेंट में भी बड़ी मजबूती के साथ उठाया। और आपको ये पता होना चाहिए कि 5 लोग हम लोग जीत गए तो मुश्तरका तौर पर जाकर के वज़ीर आला से जाकर के मिल करके हम लोगों ने, अभी उसने कहा कि भाई ग्रीन ट्रिब्यूनल का मामला क्या है, फिर वहीं पर इंकशाफ हुआ कि नहीं साहब एनएमसीजी में भी मामला चला गया है, तो उनके नोटिस में सारी बात हम लोग दे करके आए हैं। अभी मामला कलकत्ता और दिल्ली से भी जोड़ गया है क्योंकि इसका सेंटर है। और उस मामले में तो मैं कहूँगा कि अलीगढ़ कैंपस के इंचार्ज और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारों को और फाल होने की ज़रूरत है। एक प्रेशर ग्रुप बनना चाहिए, अवामी तहरीक होनी चाहिए, मिलकर लड़नी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने कल तक अलीगढ़ की ज़मीन के बारे में ठगने का काम किया, अलीगढ़ को नहीं ज़मीन दी गई, और जो लोग आया भी इक़्तिदार में, मैं तो कहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, पिछले दिनों में तो सरकार में भी थे, क्या करा सके। इन लोगों से भी जवाब लेना चाहिए। सिर्फ आवाम को छपास की बीमारी देकर धोखा और फरेब नहीं देना चाहिए लोगों को। एक बात ये समझनी है कि जिस तरह से इलाके के मसाइल को लेकर के आप 5 विधायक काफ़ी मजबूती के साथ विधानसभा में रखते हैं, उसके बाहर प्रोटेस्ट भी करते हैं, अपनी बात को कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। सोशल मीडिया के जो युवा हैं वो दरअसल यही चाहते हैं कि क्या एमआईएम के 5 विधायक है ना, ये तमाम के तमाम लोग एएमयू के मुद्दे को इसी तरह से उठाएंगे। यकीनन हम लोगों ने उठाया भी है भाई, हम लोगों ने उठाया भी है, सारी चीज़ें आपको नहीं है। अलीगढ़ का मामला भी हम लोगों ने उठाया है, जाकर के उसी मामले को लेकर मिले हैं। अभी देख लीजिए, मैं आपको बता दूं, बिहार में ये 4 इजलास हुए इस नए असेंबली के फॉर्म आने के बाद। आप देख लीजिए, अक़लियतों के मसाइल हों, उर्दू के मसाइल हों, मजलूमों के मसाइल हों, अगर मदरसों के मसाइल हों, गुलनाज मारी जाती है, किसी के मुँह में बोली थी क्या किसी पार्टी के? सनोबर को नंगा करके एक टीचर 35 साल की उम्र की समस्तीपुर में नंगा करके जलाया गया और नंगा करके उसको मॉब लिंचिंग की गई, मारी गई। कोई आवाज़ उठाया क्या एमआईएम के अलावा? अभी देखिए मदरसा शमसुल हुदा, 31 तारीख को उसके जूनियर सेक्शन का आखिरी टीचर भी रिटायर हो जाएगा। एमआईएम ने उसको नोटिस में लिया है। अभी वज़ीर तालीम से पिछले दिनों में कोरोना हो गया, मुलाकात नहीं कर पाए हम लोग मुलाकात करेंगे, नहीं होगा तो उसकी अवामी लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। तो हम लोग तो चाहे उर्दू अकेडमी का मसला हो, उर्दू टीचरों का टीईटी का मसला हो, हमारी तो जिम्मेदारी है। हम इक़्तिदार की रोटी सेकने, ठेकेदारी और दलाली करने के लिए नहीं गए हैं। एमआईएम गई है ऐवान में हक़ व इंसाफ की तलब के लिए, सीमांचल के हुकूक की तलब के लिए, और तहरीक तो हमारा हिस्सा है। और आप जो लोग गवाह होंगे गवाही दे सकते हैं, मुमकिन है उस सब के पिछले सब का मैं मुसाफिर हूँ, लेकिन अलीगढ़ के सिलसिले में इस नाचीज़ का भी थोड़ा और लोगों का खून बहा होगा तो थोड़ा पसीना हम लोगों ने भी बहाया है। संघर्ष करके आप लोगों ने अलीगढ़ को बसाया। हाँ। लेकिन बनाने का काम देखिए, सेंटर में मुस्लिम दुश्मन ताकत बैठी हुई है और बिहार में जो लोग बैठे हुए हैं गद्दी पर, वो भी कहीं से नहीं चाहते हैं कि अक़लियतों का भला हो। मैं कह रहा हूं कि डबल इंजन की जब सरकार है ना, चाचा बाबा की सरकार लोगों की बनी हुई है, तो क्यों नहीं ला सके, क्यों नहीं करा सके? ये लॉलीपॉप कैंपस में चलता है, 2 मकान दे दिया, वो भी तो एक मकान वो माइनॉरिटी हॉस्टल है, एक मकान और बनना तो क्या बड़ा काम हो गया। अभी जो बीएड की पढ़ाई शुरू हुई, तो जो मापदंड है बीएड के मकानात के लिए, मैं कह रहा हूँ बीएड कोर्सेज ज़रूरी है, ट्रेनिंग टीचरों की ज़रूरी है, तो अब तो बिहार गवर्नमेंट को तो कम से कम उस मापदंड के मुताबिक मकान बना देना चाहिए था, ताकि यहाँ पर बीएड की पढ़ाई शुरू हो जाती, वो हो गया है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि सेंटर का लेटर आ गया कि साहब इस मापदंड को जब तक आप पूरा नहीं करेंगे बीएड आपको चलाने नहीं दिया जाएगा। और मापदंड क्या है? मकान का है ना। तो अब तक मकान नहीं दे सका बिहार गवर्नमेंट। भाई मैं आप कुछ नहीं बनाते थे, एमएसडीपी के जो पैसे थे दूसरी तो बनाया आपने। अभी जो बनाया, अभी आज मैं बता रहा हूँ आपको कि वो मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था जो 573 करोड़ रुपया मिला था सचर कमेटी रिपोर्ट के बाद 7 डिस्ट्रिक्ट को, उसका भी काम पूरा नहीं किया। अभी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम बना दिया गया उस योजना को, और 3 साल से प्रस्ताव नहीं भेजा गया सेंटर को। करोड़ रुपए का काम होता आज तक, वो काम भी नहीं किया। तो ये जो चीज़ें लंबित पड़ी हुई हैं, तो आपको आपके हिसाब से कौन कौन लोग जिम्मेदार नजर आते हैं? मैं कह रहा हूं कि एएमयू को भी जितना एक्टिव होना चाहिए था। एएमयू एक सेंटर को सिर्फ चारा डालकर जिंदा कर रही है। एएमयू अगर वो होती, मुतहरिक होती, तो एएमयू के जिम्मेदार लोग उन लोगों से जिन लोगों ने ज़मीन दिलाने में उस वक्त पेशरफ्त की थी, या जो लोकल लीडरशिप थी, उससे राब्ता करते कि साहब हमारी मदद कीजिए। बहुत सारे लोग जब एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाते हैं, लेकिन अलमिया ये है कि हम लोग भी राब्ता करते हैं तो लोग कोनाइब करते हैं। तो ये हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर यही समझ रहे हैं कि कैंपस के लोग ही एनफ हैं,
अलीगढ़ के यूनिवर्सिटी एनएफ ही हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनसे पूछे कि आप एनएफ हैं तो उन्हीं को करना चाहिए, और एनएफ नहीं है तो मिलकर काम करें। उनको ज़रा दिल बड़ा करना पड़ेगा और उनको कहीं ना कहीं अपने ओहदे की सियासत से निकलना पड़ेगा। एएमयू के लोगों को वो समझते हैं कि कुछ बोलेंगे तो कुर्सी चली जाएगी। मैंने कहा सर सैयद की जगह है वो, कुर्बानियों की जगह है वो। अगर सर सैयद के अब आप वारिश है तो कुर्बानी देना सीखिए। मर जाएंगे तो सर सैयद आज भी ज़िंदा है, वरना कुर्सी आती हैं चली जाती है, कोई नाम लेवा भी नहीं होता है। मैं आज के वहाँ के वाइस चांसलर को कहना चाहता हूँ और जो लोग जिम्मेदारान हैं कि आप एक मजबूत लड़ाई लड़िए, है ना। हम लोग हर कदम पर आपके साथ हैं, है ना। लेकिन कभी भी हम लोग मेमोरेंडम दिए, कभी आज तक कभी एक तरफ से भी कभी नहीं हुआ कि हम लोगों को किस तरह से ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। साहब यहाँ कमी है, ज़रा सा आप लोग पेशरफ कर दीजिए। दो मामले में समाअत के मौके से इनकी हाजिरी नहीं हुई, है ना। डीएम को भी पेशरफ होनी चाहिए थी। देखिए सरकार जब चाहेगी, मैं कह रहा हूँ बाई प्रोडक्ट है ये एमआईएम की तहरीक का। चूँकि एमआईएम की तहरीक ने उस वक्त वज़ीर आला को इंतबा किया था कि अलीगढ़ के लिए न दोगे ज़मीन तो पाँव रखने की सीमांचल में नहीं देंगे ज़मीन, और वो खौफ तारी था हुकूमत पर कि वाक़तन अलीगढ़ की ज़मीन को अगर हमने नहीं दिया तो वहाँ के लोग हमारे लिए बहुत मुश्किल पैदा कर देंगे। उसका बाई प्रोडक्ट है एपीजे अब्दुल कलाम कृषि कॉलेज, बाई प्रोडक्ट है सिर्फ उसी को ये करने के लिए। अगर वो तहरीक नहीं चलती, मैं तो यही बता रहा हूँ सीमांचल के अपने भाइयों को कि तहरीक कभी भी रायगा नहीं जाती, अल्लाह कोशिशों को कभी रायगा नहीं करता। आपने एक चीज़ के लिए लड़ाई लड़ी है, ज़मीन आपको मिली है, इंशाअल्लाह हमारी नस्लें भी लड़ के लेंगी और इंशाअल्लाह जो ताकत है अभी से हम लोग लड़ेंगे। और लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोगों ने कुछ अपना ख़ास पीरियड बनाया है कि हम लोग मुहज़्ज़ब अंदाज में सरकार से सारी बातें उन पेपर, ताकि ये ना कर सके कि नेचुरल प्रोसेस में साहब आप लोगों ने बात नहीं रखी, चाहे कि कटाव का हो, सड़क का हो, मेडिकल का हो, रोज़गार का हो, सारी चीज़ें एक एक करके सारे डिपार्टमेंट में हम लोगों ने दिया है। उसमें अलीगढ़ भी शामिल है। हम लोगों ने एक टाइम बोर्ड प्रोग्राम बनाया है, हमारा वक्त पूरा होता है, देखिएगा सड़क पर देखिएगा। हम लोग थोड़ा है गद्दी में बैठने के लिए, है ना। और हम लोग हारे भी तो बेचैन नहीं हुए थे कि अब्बा जान की जागीर चली गई। आज भी बेचैन नहीं हम लोग। कुछ लोग तो ऐसा लगता है कि अब्बा जान की जागीर चली गई। अरे भाई ये आवाम की अमानत है। सवाल ये पैदा होता है कि अलीगढ़ की तहरीक चलाने में जिन लोगों ने रोल अदा किया है उनको आप मत कहिए कुछ, उनको मुबारकबाद मत दीजिए, उनका एहसान मत कीजिए, लेकिन सही डायरेक्टिव में, सही डायरेक्शन में चलाइए। एएमयूसीसी के लोगों ने काम किया है, हमारा किशनगंज एजुकेशन मूवमेंट के लोगों ने काम किया है, हमारे उलमा ने, मुस्लिम ने, गैर मुस्लिम ने, सब ने काम किया है इस मिल करके। हमारे जो नौजवान याद दिला रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन एक बात कहूँगा, तहरीक चलाने जा रहे हो तो तहरीक के तकाजे के मुताबिक ऐसा न हो कि हम दुश्मनों के आला कार बन जाएँ, है ना। जो लोग आज कहते हैं कि हम भी अलीगढ़ के साथ हैं, तो पूछो ऐसे लोगों से कि कल वहाँ पर आदिवासियों को बसाकर खाना पीना कौन पहुँचा रहा था? अलीगढ़ यहाँ नहीं बने, कोशिश कौन कर रहा था? एनजीटी में मामला किसने उलझाया? कोर्ट में मामला किसने उलझाया? और अफसोस है कि असेंबली का घेराव किशनगंज के लोगों ने जाके किया है। पहचानो कौन था उनके पीछे। 1-2 रुपए से किशनगंज में नहीं होता है। कोर्ट में केस किया, किसने किया? किसने पैसा दिया? ऐसी ताकतों को पहचानो। दोस्त और दुश्मन को नहीं पहचानोगे और टमाटर ही को सेब समझोगे तो बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा मुश्किल होगा। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब अख्तरुल ईमान साहब बेबाकी से, और काफ़ी अच्छे अंदाज़ में इन्होंने समझाया कि साहब एएमयू सेंटर का जो मुद्दा है उसको किस तरह से जो है साहब इनकी तरफ से, इनकी पार्टी की तरफ से जो पहल की जानी है और जो कर रहे हैं ये, वो यकीनन आने वाले वक्त में सबको दिख जाएगा। और जो मुहिम अभी चलाई जा रही है उस मुहिम में ये सब के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं, हम सब के साथ हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।